नमस्कार सभी लोगों को, उत्कर्ष क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो देखिए, हम बात कर रहे थे महासागरीय उच्चावच की। तो महासागरीय उच्चावच के बारे में देखिए बात करें तो यहाँ तक हम बात कर चुके थे महासागरीय उच्चावच। ठीक है, तो महासागरीय उच्चावच की देखिए बात करें तो इसके बारे में हम सबसे पहले हमने बात की थी महाद्वीपीय निमग्न तट, फिर हमने बात की महाद्वीपीय ढाल, फिर हमने बात की नितल मैदान की हमने बात की, और फिर उसके बाद हमने बात की महासागरीय गर्त। तो इस तरह से देखा जाए तो देखिए ये चार भाग हम बात कर चुके। फिर नितल मैदान की अगर हम बात करें तो नितल मैदान में विभिन्न प्रकार की आकृतियां देखने को मिल रही थी। कहीं पर हम इसको बोल दे रहे थे क्या, कटक बोल दे रहे थे, और कटक में हम बात कर चुके थे जो मध्य अटलांटिक कटक है, मध्य अटलांटिक कटक जो विश्व का सबसे लंबा कटक कहलाता है, या सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ये कह सकते हैं इसको। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है और ऑप्शन में मध्य अटलांटिक कटक भी दे रखा है, तो ध्यान रखना समुद्र की गहराई में ये सबसे ऊंचे कटक के रूप में जानी जाती है। तो ये एंडीज पर्वत श्रृंखला से भी लंबी है। कटक के बाद देखिए बात करें ज्वालामुखी द्वीप की। ज्वालामुखी द्वीप का सीधा सीधा मतलब है कि ज्वालामुखी जब समुद्र से जो भाग ऊपर निकल आता है ज्वालामुखी के लगातार निरंतर लावा के जमा होने से, फिर उसके बाद देखिए ज्वालामुखी द्वीप की हम बात करेंगे अभी। फिर हम बात करेंगे एक और आकृति की जिसको हम बोलते हैं गुयोट आपके कहलाते हैं। तो ये कुछ चीजें इसमें जानने वाली हैं, बाकी इसमें कोई और ऐसी विशेषता नहीं है। तो देखिए हम बात कर रहे थे कटक की। तो यहां पर मैं आपको कह रहा था कि यहां से लेकर आइसलैंड से लेकर इस तरह से यहां पर दक्षिण में अंटार्कटिका तक इस भाग में यहां पर एक कटक दिखाई देता है। इस कटक को हम बोलते हैं क्या, इस कटक को हम बोलते हैं मध्य अटलांटिक कटक। ये कटक कहलाता है मध्य अटलांटिक कटक। मध्य अटलांटिक कटक के नाम से जाना जाता है। और इसी का ऊपर वाला भाग है, यहाँ पर ये हिस्सा थोड़ा सा क्या हो गया है, ज़्यादा विस्तृत हो गया है। मतलब ये हालांकि बना कैसे है, देखिए ऐसी स्थिति है, ये मान लीजिए इस तरह से ये महाद्वीप है और ये इस तरह से ये महाद्वीप है और ये महासागर है। ठीक है, महाद्वीप और महासागर की ऐसी स्थिति है। महाद्वीपीय प्लेट की मोटाई ज़्यादा होती है और महासागरीय प्लेट की मोटाई कम होती है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में आप देखिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग में लगातार नीचे से मैग्मा टक्कर मारता रहता है, लगातार मैग्मा ऊपरी सतह से टकराता रहता है और वापस घूमकर नीचे चला जाता है। वापस घूम के इस तरह से ये चक्र एक आपका चलता ही रहता है, ये निरंतर प्रक्रिया है। लगातार मैग्मा टकराता रहेगा तो इन चट्टानों को पिघला देगा। ये चट्टान पिघल जाएगी तो मैग्मा यहाँ तक पहुँच जाएगा, और पिघल गई तो यहाँ तक, और यहाँ पर क्या बन जाएगी, दरार बन जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक लेकर ये प्लेट इधर की तरफ खिसक रही है, ये प्लेट कहाँ खिसक रही है, इधर, और ये प्लेट खिसक रही है इधर की तरफ। तो बीच में यहाँ पर क्या होगा, मैग्मा निकल के यहाँ आ जाएगा इस तरह से, और निकलेगा, ये खिसक के यहाँ पहुँच गया, ये खिसक के यहाँ। तो इस तरह से देखें समुद्र की गहराई में पर्वत श्रृंखलाओं की एक श्रृंखला दिखाई देती है। इसी को हम बोलते हैं क्या, कटक। अगर यहीं पर एक स्थिति बनती, जैसे ये मान लीजिए महासागर है और यहाँ से ज्वालामुखी उद्गार होता, यहाँ से हम बात कर रहे हैं सिंगल ज्वालामुखी की, और ज्वालामुखी उद्गार के बाद ये स्थिति धीरे धीरे करके ऐसे आती चली जाती और ये हिस्सा समुद्र से बाहर निकल आता,
तो ये क्या कहलाता है, इस तरह से इसको हम बोल देते ज्वालामुखी द्वीप। ये एक आकृति है, ये क्या है, एक आकृति है, मतलब एकाकी पहाड़ी क्या कहलाएगी, ज्वालामुखी द्वीप कहलाएगी, एकाकी। लेकिन यहाँ पर ज्वालामुखी की पर्वत श्रृंखला है और यहाँ पर ये थोड़ा सा चौड़ा हो जाता भाग है, ये फिर पठार कहलाता है और इसी पठार को हम बोलते हैं टेलीग्राफिक पठार। तो सीधा आपसे पूछा जाता है कि टेलीग्राफिक पठार कहाँ पर स्थित है, तो ये पठार कहाँ पर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ये अटलांटिक महासागर है, भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी अटलांटिक और भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिणी अटलांटिक आपका कहलाता है। तो ये टेलीग्राफिक पठार आपसे पूछा जाए कहाँ पर है, तो यहाँ पर इसको हम टेलीग्राफिक पठार बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखें। अगला हम बात करें, देखिए गुयोट शब्द का। गुयोट, गुयोट साइंटिस्ट के नाम पर है, ठीक है, वैज्ञानिक के नाम पर है। ये क्या स्थिति बनती है, देखिए स्थिति यहाँ पर ऐसी है, ये मान लीजिए ये महासागर है, ठीक है, और महासागर में मान लीजिए यहाँ से ज्वालामुखी उद्गार होता है और ज्वालामुखी उद्गार के बाद निरंतर मैग्मा जमा होता चला जाता है। ये मान लीजिए इसमें मैं पानी भर देता हूँ तभी लगेगा ये महासागर है। इस तरह की स्थिति बनती है, ठीक है। अब यहाँ से मान लीजिए मैग्मा निकला, जमा होता चला गया, इस तरह से ये ऊपर उठता चला गया, फिर उद्गार हुआ, फिर ऊपर, तो धीरे धीरे करके ये क्या हुआ, इस समुद्र तल से ऊपर निकल कर आ गया, यहाँ पर ऐसी स्थिति बन गई। तो ये क्या होगा, समुद्र के बीचों बीच में एक द्वीप के रूप में दिखाई देगा। ऐसी स्थिति को हम क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी द्वीप बोलेंगे। ज्वालामुखी द्वीप कहलाएगा, वॉल्केनिक आइलैंड बन जाएगा, वॉल्केनिक आइलैंड, ठीक है। लेकिन यहीं पर स्थिति कैसी बनी, यहां पर स्थिति ऐसी बनी कि यहां से मान लीजिए ज्वालामुखी उद्गार हुआ, यहां से ज्वालामुखी उद्गार हुआ और उद्गार होते होते ये इस तरह की स्थिति में रह गया। मतलब समुद्र के तल के नीचे, इससे यहाँ से नीचे ही है, इसके बीच में आपका एक पर्वत सा बन गया ये, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे सी माउंट। ये क्या कहलाएगा, सी माउंट कहलाएगा, ठीक है, या समुद्री पर्वत कहलाएगा। तो समुद्री पर्वत क्या है, एकाकी ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित एकाकी पहाड़ी, एकाकी पहाड़ी, ठीक है। तो ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित एकाकी पहाड़ी को हम क्या बोल देंगे, सी माउंट बोल देंगे। अब सी माउंट यहां पर बना हुआ है और आपको पता है कि समुद्र के जल में लगातार क्या होती है, गति होती रहती है, और समुद्र के जल में जब लगातार गति होती रहेगी, ये मान लीजिए समुद्र के अंदर सी माउंट बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है, सी माउंट बना हुआ है, और लगातार समुद्र की लहरें इसके ऊपरी सतह को क्या करेगी, अपर्दित करती चली जाएगी। मान लीजिए ऊपरी भाग धीरे धीरे करके अपर्दित होता चला गया और अपर्दित होते होते इसकी आगे की स्थिति यहाँ पर कैसी हो जाएगी, आगे की स्थिति कैसी हो जाएगी, ये इस तरह से बन जाएगा। यही भाग कैसे बन गया, ऐसा बन गया, ये पूरा का पूरा हिस्सा कैसा हो गया, अपर्दित हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है समुद्री चबूतरा कहलाता है। चबूतरा ऐसा ही होता है, ठीक है। तो यही समुद्री चबूतरा क्या कहलाता है, इसको साइंटिस्ट ने खोजा, गुयोट ने, तो इसने इसका नाम क्या रख दिया, गुयोट रख दिया। तो ये जो सी माउंट बने हुए हैं, ये जो ज्वालामुखी द्वारा एकाकी पहाड़ियाँ जिनके शंकु जो हैं वो अपर्दित हो जाते हैं और शंकु के अपर्दित होने के बाद केवल ये स्थिति बनती है, तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, हम समुद्री चबूतरा या गुयोट बोल देते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर लिख लेना, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित
एकाकी पहाड़ियों के नुकीले भाग लहरों द्वारा, समुद्री लहरों द्वारा अपरदित होकर सपाट उठे हुए भाग ग्योट कहलाते हैं। तो ये ग्योट की स्थिति बनती है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। क्या ज्वालामुखी द्वीप होते हैं, क्या ज्वालामुखी वो पर्वत होते हैं, सी माउंट या समुद्री पर्वत। और समुद्री पर्वत का जो नुकीला भाग है, ऊपरी हिस्सा क्या हो गया, लहरों ने उसको अपरदित कर दिया, तोड़ दिया, समतल बना दिया। तो समतल सिरे वाले जो आपके पर्वत होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ग्योट कहलाते हैं। तो जो पहले ये स्थिति हुआ करती थी वो स्थिति अपरदित होके क्या हो गई, ये इस तरह से परिवर्तित हो गई। तो ये क्या कहलाएगा, समुद्री चबूतरा कहलाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ये सारी की सारी बातें किसके बारे में हुई, ये सारी बातें आपकी ध्यान रखनी है। ये सब संबंधित है किससे, ये सारा ये कहलाता है महासागरीय उच्चावच। तो महासागरीय उच्चावच में आपसे एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा कटक किस महासागर में पाए जाते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, अटलांटिक महासागर होगा। सबसे ज्यादा गर्त किस महासागर में पाए जाते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, प्रशांत महासागर होगा। ठीक है। सबसे ज्यादा कटक अटलांटिक महासागर में पाए जाते हैं। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण क्या है कि अटलांटिक महासागर में प्लेटों के बीच में क्या हो रहा है, अपसरण गति हो रही है। और सबसे ज्यादा गर्त प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है कि प्लेटें आपस में टकराती हैं, अभिसरण हो रहा है, विनाशात्मक किनारे बनते हैं। तो वहां पर क्या होगा, गहरी गहरी गर्त का निर्माण होता है। तो ये कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। बाकी सबसे विस्तृत भाग नितल मैदान कहलाता है। और नितल मैदान में विभिन्न प्रकार की आकृतियां दिखाई देती हैं। कहीं पर कटक देखने को मिलेगा, कहीं पर ज्वालामुखी द्वीप देखने को मिलेंगे, कहीं पर आपको जो सी माउंट देखने को मिलेगा और कहीं पर ग्योट। ऐसी स्थलाकृतियां यहाँ पर नजर आती हैं। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, किससे संबंधित है, महासागरीय उच्चावच। अब हम दूसरा पार्ट इसका लेते हैं, जलमंडल का दूसरा भाग हम लेते हैं। और जलमंडल का दूसरा भाग कहलाता है लवणता कहलाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सागरीय लवणता कहा जाता है, सैलिनिटी कहा जाता है। और सैलिनिटी का सीधा सीधा मतलब है कि जो आपका मान लीजिए जल है उसमें कितने लवण घुले हुए हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, लवणता कहा जाता है। या सिंपल भाषा में अगर देखें कि सागरीय लवणता की अगर बात करें तो प्रति 1000 ग्राम जल में उपस्थित लवणों की मात्रा को क्या करते हैं, लवणता कहा जाता है। तो यहां पर हेडिंग डाल लें सब लोग, सागरीय लवणता, सागरीय लवणता, सैलिनिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रश्न एग्जाम में इससे बनते हैं। सागरीय लवणता या सैलिनिटी सिंपल तरीके से जान लेंगे इसको। तो इसकी परिभाषा आप जानेंगे क्या है, प्रति 1000 ग्राम जल में लवणों की मात्रा, लवणों की मात्रा लवणता कहलाती है, लवणता कहलाती है। ठीक है। तो सिंपल सी परिभाषा है, प्रति ग्राम जल में लवणों की मात्रा प्रति 1000 ग्राम। ठीक है। तो ध्यान रखना, लवणता को ये इससे प्रदर्शित किया जाता है, से प्रदर्शित
प्रदर्शित किया जाता है। तो लवणता के लिए अगर डिनोट करते हैं तो इसके लिए क्या प्रदर्शित है, तो ये 0 प्रति इस तरह से 00 इसको मान के चला जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना सिंपल सी परिभाषा है, सागरीय जल में भार एवं घुले हुए खनिज लवणों के भार के अनुपात को भी हम क्या बोल देते हैं, सागरीय लवणता बोलते हैं। और लवणता का सीधा सीधा मतलब है कि सागर में जो समान लवणता वाले क्षेत्र हैं, कभी कभार पूछ लेते हैं सम लवण रेखा किसे कहा जाता है, आइसोहेलाइन किसे कहा जाता है। तो ये सीधा एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना इंग्लिश में इसको बोलते हैं आइसोहेलाइन या समलवण रेखा, समलवण रेखा। तो लिख लेना समान लवणता वाले स्थानों को, समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली, समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा समलवण रेखा कहलाती है। और ध्यान रखना सेलिनोमीटर, सेलिनोमीटर, सेलिनोमीटर को हम क्या बोलते हैं, लवणता मापी बोलते हैं, लवणता मापी। तो लवणता मापी को क्या कहा जाता है, सेलिनोमीटर कहा जाता है। इसको थोड़ा ध्यान रखें। तो सेलिनोमीटर कहा जाता है किसको, लवणता मापी को। अब देखिए बात करें समुद्री लवणता के बारे में। तो समुद्री लवणता के बारे में देखा जाए तो 1884 में, 1884 ईस्वी में एक चैलेंजर अभियान शुरू किया गया था डिटमार के द्वारा। डिटमार एक नाविक था, वैज्ञानिक था, समुद्री विज्ञानी था। उसने एक चैलेंजर अन्वेषण अभियान शुरू किया था और उससे उसने पता लगाया कि समुद्र में मुख्यतः 47 प्रकार के लवण पाए जाते हैं। समुद्र में कितने प्रकार के लवण पाए जाते हैं, 47 प्रकार के लवण पाए जाते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा 7 प्रकार के लवण हैं जिनकी हम बात करेंगे। अब एक और प्रश्न आपका यहीं से बनता है कि एक तो सागरीय जल हो गया और एक आपका नदी का जल हो गया। तो आपसे सीधा पूछा जाता है कि सागरीय जल में सबसे ज़्यादा कौन सा लवण पाया जाता है, कौन सा लवण पाया जाता है। तो ध्यान रखना सागरीय या महासागरीय जल में सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। जबकि नदी के जल की बात करें, खुद भी आप दिमाग लगा के बता सकते हैं, अगर पूछा जाए कि नदी के जल में सबसे ज़्यादा कौन सा लवण पाया जाएगा, तो सिंपल सी बात यह है कि नदियां कहाँ से निकलती हैं, पर्वतों से निकल कर आती हैं। ग्लेशियर के पिघलने से ज़्यादातर पानी आता है नदियों में, और नदियां जब पर्वतों से निकल कर आएंगी तो चट्टानों को काटेगी। और जो हिमालय है या अन्य पर्वतों से जो नदियां निकलती हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्या है, चूना पत्थर की चट्टानें पाई जाती हैं। भाई ऊपरी सतह पर जो चट्टानें हैं भूपृष्ठ के, वो सबसे ज़्यादा कौन सी हैं, चूना पत्थर की चट्टानें हैं। और चूना पत्थर से अगर पानी आएगा तो उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी आएगी, कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी। चूना हम किसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को ही बोलते हैं। और कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होगी किसमें, नदी के जल में। तो नदी के जल में पूछा जाए किस तत्व की लवण की मात्रा ज़्यादा होती है, तो कैल्शियम की। और समुद्री जल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे आगे। अब 1884 में 1884 में डिटमार के चैलेंजर अन्वेषण अभियान द्वारा, डिटमार के चैलेंजर अन्वेषण अभियान द्वारा महासागरों में
महासागरों में 47 प्रकार के लवणों का 47 प्रकार के लवणों का पता लगाया गया। तो 47 प्रकार के लवणों का पता लगाया गया, जिनमें से सबसे ज़्यादा मात्रा में, जिनमें से 7 प्रमुख लवण निम्न प्रकार हैं। निम्न प्रकार हैं। तो इस 47 में से सबसे ज़्यादा 7 जो हैं, उनमें सबसे पहले नंबर पर कौन आ जाएगा? NaCl आ जाएगा। NaCl। भाई सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, लगभग 77% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड आ जाएगा, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम सल्फेट आ जाएगा, MgSO4। मैग्नीशियम सल्फेट की मात्रा आ जाएगी। उसके बाद हम देखें कैल्शियम सल्फेट आ जाएगा, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट आपका आ जाएगा। उसके बाद पोटेशियम सल्फेट आ जाएगा, K2SO4 क्या आ जाएगा? पोटेशियम सल्फेट। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा, CaCO3 आ जाएगा। और 7वें नंबर पर मैग्नीशियम ब्रोमाइड आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पर 7 प्रकार के लवण इस तरह से दिखाई देते हैं, MgBr2। ठीक है, तो इनका नाम लिख लीजिए। फुल फॉर्म लिखना चाहते हैं तो वैसे ऐसे भी समझ में आ जाएगा। तो ये तो हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जो लगभग कितना है? 77.80%। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आ जाएगा दूसरे नंबर पर। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और हम बात करें मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इस तरह से अगर आप देखें, इस तरह से अगर आप देखें, ये पार्ट आपके दिखाई देते हैं। ये प्रमुख तत्व यहाँ पर दिखाई देते हैं। 10.90 सबसे ज़्यादा मात्रा में ये 3 ही होते हैं। ठीक है, और उसके बाद 4.7 या लगभग 5। तो ये तत्व ध्यान रखें, इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। ठीक है, तो लिख लें इसको, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस तरह से ये 7 प्रमुख आपके लवण पाए जाते हैं किसमें? महासागरीय जलों में। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना है। अब देखिए बात करें हम आगे की। सागरों की लवणता जो है वो थोड़ी सी वेरी करती है, लेकिन महासागरों की लवणता ज़्यादातर मात्रा में स्थिर ही रहती है, क्योंकि महासागर बहुत विस्तृत है, तो वितरण होता रहता है, महासागरीय धाराएं चलती रहती हैं, तो ज़्यादातर इनकी औसत लवणता आपकी समान ही होती है। लेकिन सागरों की लवणता देखें तो लाल सागर की अलग होगी,
अरब सागर की अलग होगी, भूमध्य सागर की अलग होगी, काला सागर की अलग होगी। तो इस तरह से सागरों की लवणता में क्या होती है, भिन्नता पाई जाती है, जबकि महासागरों की और झीलों की लवणता में बहुत अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए हम बात कर रहे थे, एक पॉइंट यहाँ पर जरूर लिखें, महासागरीय जल में सोडियम क्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक जबकि नदियों के जल में कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक होती है, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखना, जहाँ पर ज़्यादा नदियों का जल जमा होता है वहाँ चूना प्रधान मिट्टी हो जाती है, मिट्टी में चूने की मात्रा बढ़ जाती है। तो ध्यान रखना, महासागरीय जल में सोडियम क्लोराइड और नदियों के जल में किसकी मात्रा होती है, कैल्शियम की। लगभग 60% इसमें क्या पाया जाता है, लवणों में कैल्शियम लवण 60% के लगभग पाया जाता है। ठीक है, तो नदियों के जल में ध्यान रखना 60% कैल्शियम होता है, और NaCl सोडियम क्लोराइड जो होता है वो मात्र कितना होता है, 2% होता है नदी के जल में। इसीलिए नदी का जल कैसा होता है, मीठा होता है, खारी नहीं होता है। अगर इसमें NaCl की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो ये कैसा होगा, खारी होता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखें अब, विभिन्न महासागरों की औसत लवणता 33 से लेकर 37। ठीक है, तो विभिन्न महासागरों की जो औसत लवणता है वो उसमें भिन्नताएं पाई जाती हैं, 33 से लेकर 37 के बीच रहती है। ठीक है, सॉरी, विभिन्न सागरों की, महासागरों की नहीं, सागरों की। सागर और महासागर में अंतर जान ली गए। ठीक है, 33 से लेकर 37 के मध्य रहती है, जबकि महासागरों की औसत लवणता महासागरों की औसत लवणता 35 होती है। तो ध्यान रखना, महासागरों की औसत लवणता मात्रा कितनी रहती है, 35 रहती है। ठीक है, जबकि झीलों में लवणता आपकी बढ़ती चली जाती है, और नदियों में जहाँ से उत्पत्ति होती है वहाँ लवणता बहुत कम होती है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ती चली जाती है, वाष्पीकरण होता चला जाएगा, तो लवणता में वृद्धि होती चली जाती है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो महासागरों की लवणता की हम बात करेंगे, थोड़ी झीलों की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो झीलों से प्रश्न अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है, सर्वाधिक लवणीय झील, तो ध्यान रखें सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील कौन सी होगी, सर्वाधिक लवणीय झीलों में पहले नंबर पर झील आती है, इसको बोलते हैं वॉन झील।
वॉन झील कहाँ पर स्थित है? वॉन झील स्थित है तुर्की में। तो तुर्की के अंदर पड़ती है वॉन झील, जो विश्व की सबसे ज़्यादा लवणीय झीलों में आती है और इसकी लवणता आप देखेंगे कितनी है? 330 है। 330 इसकी लवणता है। और दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा लवणीय झील कहलाती है, इसको बोलते हैं मृत सागर। मृत सागर दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा लवणीय झील है और ये कहाँ पड़ती है? जॉर्डन में पड़ती है। जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर है और इसकी लवणता है, ध्यान रखना, 238। 238 इसकी लवणता है। और तीसरे स्थान पर आती है जिसको हम बोलते हैं द ग्रेट सॉल्ट लेक। ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ पर है? ग्रेट सॉल्ट लेक यूएसए में पड़ती है और इसकी लवणता है 220। तो ध्यान रखना, अगर 1000 ग्राम जल लेते हैं तो उसमें से कितना नमक निकलेगा? 330 ग्राम नमक निकलेगा। तो विश्व की सबसे ज़्यादा लवणीय झील की बात आती है तो ध्यान रखना आपको कौन सी है? वॉन झील। दूसरे नंबर पर मृत सागर। और लवणता ज़्यादा होगी तो इसका मतलब इसका घनत्व भी ज़्यादा होगा। तो घनत्व ज़्यादा होगा तो ये ऐसे झीलें हैं जहाँ पर अगर कोई व्यक्ति इसमें छलांग लगा देता है तो वो डूबेगा नहीं। इतना ज़्यादा घनत्व इन झीलों का पाया जाता है तो ये झीलें जो है वो डूबने नहीं देती हैं, इतना घनत्व इनका है। और अगर पूछा जाए यहाँ पर भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछा जाए या विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की, ध्यान रखें, विश्व की सबसे बड़ी और खारे में ध्यान रखना अंतर है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील या सबसे बड़ी लवणीय झील, खारे पानी या लवणीय, दोनों में अंतर होता है। जब भी खारे पानी की बात होती है लोग तुरंत नाम ले देते हैं, क्या? कैस्पियन सागर ले देते हैं। जबकि कैस्पियन सागर की लवणता, ध्यान रखना, मात्र 140 है। 140 इसकी लवणता है। लेकिन सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील अगर पूछी जाए तो वॉन झील है, लेकिन सबसे बड़ी खारे पानी की पूछी जाए तो कैस्पियन सागर है। इसकी लवणता कितनी है? 140 के लगभग इसकी लवणता है। झील की बात हम करें। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील आप जानते ही हैं, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये ध्यान रखें, ठीक है। अब हम बात करें लवणता के वितरण की। लवणता के वितरण की या लवणता को नियंत्रित करने वाले कारक लिख लेते हैं पहले, उसके बाद थोड़ा समझ लेते हैं इनको। तो लवणता को नियंत्रित करने वाले कारक, नियंत्रित करने वाले कारक, ठीक है। तो लवणता को नियंत्रित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या हो जाएगा आप लोगों की नज़र में? लवणता किससे नियंत्रित होगी? सिंपल सी बात है, जहां पर सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ेगी तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, और वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो लवणता में क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी। तो वाष्पीकरण ध्यान रखना सबसे बड़ा कारक है। दूसरा, मान लीजिए वाष्पीकरण ज़्यादा होता है लेकिन वर्षा भी वहाँ पर ज़्यादा होगी तो वो लवणता को क्या कर देगी? कम कर देगी। तो वर्षा के कारण लवणता में कमी आती है। या जिन क्षेत्रों पर या महासागरों में या सागरों में जिन भागों पर स्वच्छ पानी का जल या नदी का जल जाकर मिलता है वहाँ पर लवणता क्या होगी? कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से कई सारे फैक्टर हैं इसको प्रभावित करते हैं। तो पहला ध्यान रखें, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण इवोपरेशन। दूसरा वर्षा। तीसरा नदी का जल, नदी का जल
महासागरीय धाराएं, ओशनिक करेंट्स, महासागरीय धाराएं, प्रचलित पवनें, इन्हीं पवनों की सहायता से धाराएं उत्पन्न होती हैं, प्रचलित पवनें। तो ये ध्यान रखना, इस तरह से कई सारे फैक्टर हैं। और जाहिर सी बात है, वाष्पीकरण ज़्यादा होगा वहाँ पर लवणता भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, वर्षा जहाँ पर ज़्यादा होगी, वर्षा ज़्यादा होगी, यहाँ पर लवणता इधर की तरफ आप देखें, इसको ऐसे मैंने एरो ऊपर कर दिया, मतलब वृद्धि। वर्षा जहाँ पर ज़्यादा होगी तो वहाँ पर लवणता क्या होगी, लवणता कम होती चली जाएगी। ठीक है, और नदी का जल जब वहाँ कहीं भी मिलेगा तो जाहिर सी बात है, नदी का जल लवणता को क्या करेगा, कम करने का काम करेगा। ठीक है, महासागरीय धाराएं भी क्या करती हैं, महासागरों पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल को ले जाती हैं, तो ये भी लवणता को सामान्य करने का काम करती हैं, एक तरह से साम्यावस्था लाने की काम करती है। तो इस तरह से ये कुछ फैक्टर हैं जो किसको प्रभावित करते हैं, लवणता को नियंत्रित करने वाले फैक्टर यहाँ पर ध्यान रखें। तो सीधा आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक लवणता को प्रभावित करता है। तो लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों को ध्यान रखना कौन कौन से होंगे, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए वाष्पीकरण की जहां तक बात होती है, तो वाष्पीकरण मैंने बताया, वाष्पीकरण जहां पर ज्यादा होगा वहां पर लवणता क्या होगी, ज्यादा पाई जाएगी। तो वाष्पीकरण और लवणता की मात्रा में सीधा संबंध है। तो सागरों के वो सागर जहां पर सबसे ज्यादा वाष्पीकरण होता है और वर्षा भी कम होती है, तो वहां पर सबसे ज्यादा क्या होगी, लवणता पाई जाएगी, सबसे ज्यादा लवणता वहां पर पाई जाएगी। जैसे लाल सागर है, ठीक है, या फारस की खाड़ी है, मृत सागर है, इन जगहों पर क्या होता है, लवणता ज़्यादा पाए जाने का कारण सबसे ज़्यादा क्या है, वाष्पीकरण है, लेकिन वर्षा वहाँ पर ज़्यादा नहीं होती है। तो ये मेन आपका कारण है। बाकी वर्षा ये सब जानते हैं, तो ये कारक जरूर ध्यान रखें। आपसे पूछा जाएगा कौन कौन से कारक लवणता को नियंत्रित करने वाले कारक हैं। तो ये प्रमुख जो है वो लवणता को नियंत्रित करने वाले कारक हैं। ठीक है, अब देखिए बात करें हम लवणता के वितरण की, कि किस महासागर की लवणता कितनी है या कितने बीच में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम हेडिंग डाल लें आप लोग, लवणता का वितरण। लवणता का वितरण। ठीक है, तो पहली चीज तो ध्यान रखें यहां पर, जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है और यहां से भूमध्य रेखा गुजर रही है, और आपको पता है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा पड़ता है। तो भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ेगा तो क्या यहां लवणता ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ेगा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा, और वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो लवणता में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। भूमध्य रेखा के आसपास ध्यान रखना, भूमध्य रेखा के आसपास सामान्यतः लवणता ध्यान रखना कम पाई जाती है। भूमध्य रेखा के आसपास लवणता क्या होती है, कम पाई जाती है। इसका मेन कारण क्या है कि यहाँ पर वाष्पीकरण तो ज़्यादा होता है, साथ में ही वर्षा भी ज़्यादा होती है। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो सामान्य तौर पर आप ये जानिए, सामान्य तौर पर एक फैक्टर, यहाँ फैक्ट लिखिए, यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर लवणता कम
होती जाती है, लवणता कम होती जाती है, लवणता कम होती जाती है। ठीक है, इसका अर्थ है, इसका मतलब भूमध्य रेखा पर, इसका मतलब भूमध्य रेखा पर लवणता सर्वाधिक होनी चाहिए, सर्वाधिक होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर वाष्पीकरण तो सर्वाधिक होता है, वाष्पीकरण तो सर्वाधिक होता है, परंतु वर्षा भी अधिक होती है, वर्षा भी अधिक होती है। तो ध्यान रखना, भूमध्य रेखा पर वाष्पीकरण की दर सबसे ज़्यादा है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण कहाँ पर होता है, तो यहीं पर सूर्य का प्रकाश साल भर लंबवत पड़ता है, तो वाष्पीकरण यहाँ सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन लवणता कम पाई जाती है। इसका मेन कारण क्या है कि यहाँ पर ध्यान रखना, वाष्पीकरण के साथ साथ वर्षा भी ज़्यादा होती है, बारिश भी यहाँ पर ज़्यादा होती है। ठीक है, तो लवणता ज़्यादा कहाँ पर पाई जाएगी? जहाँ पर वाष्पीकरण हो रहा हो लेकिन वर्षा नहीं हो रही हो। तो ये भाग क्या आ जाएगा? ये भाग आपका आ जाएगा 20 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में और 30 से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में। यहाँ पर ध्यान रखना, इन क्षेत्रों में लवणता ज़्यादा पाई जाती है, बाकी ध्रुवों पर लवणता कम पाई जाएगी, लेकिन भूमध्य रेखा पर कम पाई जानी चाहिए, लेकिन कम नहीं पाई जाती, क्योंकि वाष्पीकरण के साथ साथ यहाँ पर क्या होती है? वर्षा भी साथ ज़्यादा मात्रा में होती है। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखें। अब महासागरों में लवणता के वितरण की बात करें, नेक्स्ट लिख लें आगे, तो यहाँ पर लिख लें महासागरों की औसत लवणता, महासागरों की औसत लवणता 35 होती है, जबकि सागरों की लवणता में भिन्नता पाई जाती है। सागरों की लवणता में अंतर पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो अंतर पाया जाता है। इस आधार पर अगर देखा जाए तो उसको 3 भागों में बांट लेते हैं। एक कहलाता है सामान्य से अधिक लवणता वाले सागर, एक सामान्य लवणता वाले और एक सामान्य से कम लवणता वाले। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहाँ पर हम बात करें सामान्य से अधिक लवणता वाले सागर, सामान्य से अधिक लवणता वाले सागर। ठीक है, तो सामान्य से अधिक लवणता वाले सागरों की देखिए बात करें तो इनकी लवणता, ध्यान रखना, इनकी लवणता कितनी होगी? लवणता 37 से लेकर 41 तक। तो वे सागर जिनकी लवणता 37 से ज़्यादा है, ठीक है, वो कौन से कहलाएंगे?
अधिक लवणता वाले, सामान्य से अधिक लवणता वाले सागर कहलाएंगे। जैसे लाल सागर है, भूमध्य सागर है, फारस की खाड़ी है, ये आपके कहलाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल यहां पर लिख लें, लाल सागर, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी आदि, ये सारे क्या कहलाएंगे? सामान्य से अधिक लवणता वाले। ठीक है, दूसरी कैटेगरी यहां पर देखें, दूसरी कैटेगरी कौन सी आ जाएगी? सामान्य लवणता वाले, सामान्य लवणता वाले सागर। ठीक है, तो सामान्य लवणता वाले सागरों की देखिए बात करें तो इनकी लवणता कितनी आ जाएगी? 35। भाई 35 से ज़्यादा और 35 से कम, तो सामान्य लवणता वाले सागरों की लवणता कितनी होगी? 35 के बराबर होगी, वो कहलाते हैं सामान्य लवणता वाले। जैसे कैरेबियाई सागर है, यूएसए के नीचे क्या पड़ता है? कैरेबियाई सागर है, मैक्सिको की खाड़ी है, चीन सागर है, पीला सागर है, ये सारे के सारे किस में आते हैं? सामान्य लवणता वाले में आते हैं। ठीक है, तो इसकी लवणता 35, तो 35/1000 जिनकी लवणता है वो इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कैरेबियाई सागर, कैरेबियाई सागर, ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, चीन सागर, चीन सागर, पीला सागर, पीला सागर, जावा सागर, जावा सागर, एटसेट्रा। तो ये प्रमुख सागर आपके आ जाएंगे किसके अंदर? ये सारे सागर आ जाते हैं सामान्य लवणता वाले। मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या है? आपका लवणता नहीं है। तो एक तो आपके सामान्य से अधिक, एक सामान्य और एक सामान्य से कम। सामान्य से कम का मतलब है कि इनकी लवणता लगभग कितनी है? 31 या इससे कम लवणता वाले। तो तीसरी कैटेगरी हम लिख लेते हैं, सामान्य से कम लवणता, सामान्य से कम लवणता वाले सागर। तो सामान्य से कम लवणता वाले सागरों की हम बात करें तो इनकी लवणता 31/1000 या इससे कम। ठीक है, तो 31 या इससे कम लवणता की देखिए अगर बात करें तो इसमें आपके जो आपके कौन से आ जाएंगे? ध्रुवों की तरफ ही आ जाएंगे। ध्रुवों की तरफ लवणता क्या होती है? कम पाई जाती है। तो आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागरों की जो लवणता है वो ध्यान रखना क्या होती है? कम होती है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिख लें, आर्कटिक एवं अंटार्कटिक। ठीक है, सागरों की लवणता। तो इनकी लवणता ध्यान रखना सामान्य से कम लवणता वाले सागर कहलाते हैं। तो लवणता से इस तरह से आपके प्रश्न यहाँ पर बनेंगे। तो लवणता को आपको इसी तरह से थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी और विशेष इसके बारे में आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए उसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, लवणता से सीधा का सीधा प्रश्न आपके एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा लवणता किस झील की पाई जाती है, या सबसे ज़्यादा लवणीय झील कौन कौन सी है, या कहाँ पर इसकी स्थिति बनती है।
तो इस तरह से इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहां से हम बात कर रहे थे लवणता के बारे में, तो यहां से ध्यान रखें लवणता क्या स्थिति बनती है। तो देखिए क्या कहती है सागरीय लवणता, तो प्रति 1000 ग्राम जल में लवणों की अगर मात्रा को हम देखें तो ये क्या कहलाती है, लवणता कहलाती है। और लवणता जो है वो किससे प्रदर्शित की जाती है, प्रति 1000 से प्रदर्शित की जाती है। तो यहाँ मान लीजिए लवणता को देखा जाए, मान लीजिए किसी सागर की लवणता x है तो x प्रति 1000 आपकी आ जाएगी, इसको ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, ये जरूर ध्यान रखें। समलवण रेखा, ये भी कभी कभार पूछ लेते हैं कि आइसोहेलाइन या समलवण रेखा किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखें समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है इसको समलवण रेखा कहते हैं। और अगर हम बात करें लवणता मापी की, तो लवणता मापी किसे कहा जाता है, सेलिनोमीटर को लवणता मापी कहा जाता है। तो लवणता मापी हम बोलते हैं किसको, सेलिनोमीटर को, ठीक है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, यहाँ पर एक डिटमार नामक वैज्ञानिक था जिसने समुद्र में एक अन्वेषण किया, चैलेंजर अभियान इसको बोलते हैं। तो इसके चैलेंजर अभियान को देखा जाए तो इसने महासागरों में इसने क्या किया, 47 प्रकार के लवणों का पता लगाया। 47 प्रकार के लवणों की इसने खोज की और इसमें 7 सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले लवणों की लिस्ट यहाँ पर दी गई है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। दूसरे स्थान पर मैग्नीशियम क्लोराइड पाया जाता है। तीसरे स्थान पर मैग्नीशियम सल्फेट, फिर कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये भी आपके पाए जाते हैं। तो 7 सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले लवण इसने लिस्ट जारी करी, किसने, डिटमार के द्वारा। तो इस तरह से समुद्र में कितने प्रकार के लवण पाए जाते हैं, 47 प्रकार के लवण पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे थे महासागरीय जल में सोडियम क्लोराइड की मात्रा ध्यान रखना सर्वाधिक होती है, जबकि नदियों के जल में सबसे ज्यादा कौन सा लवण पाया जाता है, कैल्शियम लवण पाया जाता है, ठीक है। NaCl कितना होता है, नदियों के जल में 2% होता है, जबकि हम जान गए सोडियम क्लोराइड महासागरों में कितना था, 77.8% क्या था, सोडियम क्लोराइड ही मौजूद था। अब विभिन्न सागरों की औसत लवणता की बात करें तो 33 से लेकर 37 तक रहती है, जबकि महासागरों की औसत लवणता मात्र कितनी होती है, 35 होती है। और थोड़ा सा ज़्यादा है अटलांटिक महासागर की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा लवणीय महासागर कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा लवणीय महासागर कौन सा होगा, आपका अटलांटिक महासागर होगा। हालांकि बहुत ज़्यादा वेरिएशन इसमें नहीं पाई जाती है, ठीक है। फिर हम बात कर रहे थे, देखिए यहाँ पर कि कौन कौन सी झीलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहीं से सीधा आपके एग्जाम में प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं। और आपसे पूछ लेते हैं कि सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील कौन सी है, तो वॉन झील, मृत सागर और ग्लेड सॉल्ट लेक, ये 3 झीलें ध्यान रखना विश्व में सर्वाधिक खारे पानी की झीलों के रूप में जानी जाती हैं। उसके बाद देखिए हमने बात की यहाँ पर लवणता को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो लवणता को नियंत्रित करने वाले कारकों में आपको पता है वाष्पीकरण है। वाष्पीकरण जितना ज़्यादा होगा लवणता उतनी ही ज़्यादा होगी। वर्षा जितनी ज़्यादा होगी लवणता उतनी ही कम होगी। स्वच्छ जल नदी का जहाँ पर भी मिलेगा वहाँ पर लवणता क्या होगी, कम पाई जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखें कैस्पियन सागर झील है इस तरह से, और कैस्पियन सागर झील में ऊपरी भाग में कम लवणता पाई जाती है। ये मैंने बताया भी था, कैस्पियन सागर के ऊपरी भाग में कम लवणता पाई जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि यहाँ पर 2 बड़ी मीठे पानी की नदी आकर गिरती हैं। एक तो यूराल नदी यहाँ पर गिरती है, और दूसरी बोल्गा नदी। तो यूराल और बोल्गा नदी जब यहाँ पर गिरेगी तो इस क्षेत्र की लवणता क्या होगी, दक्षिणी भाग से क्या होगी, सामान्य लवणता पाई जाती है, ठीक है। तो ये भी मेन कारण है। तो नदी का जल ध्यान रखना, जहाँ पर भी गिरेगा उस क्षेत्र में लवणता आपकी क्या होगी, कम पाई जाएगी, लवणता कम पाई जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप भारत की हम बात करें तो भारत में आप देखेंगे पश्चिमी भाग में अगर आपसे पूछा जाए अरब सागर की तुलना में
बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर की लवणता ज़्यादा होगी या कम होगी, तो आप खुद से भी अंदाज़ा लगाकर बता सकते हैं, क्योंकि इधर की तरफ बड़ी बड़ी नदियाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इतनी सारी नदियाँ अगर बंगाल की खाड़ी में गिरेगी तो इधर इसकी लवणता क्या होगी, कम हो जाएगी। जबकि अरब सागर की तरफ बहुत बड़ी नदियाँ नहीं गिरती है, एक नदी है सिंधु नदी जो इधर आकर गिरती है, तो इसकी लवणता इसके बंगाल की खाड़ी की तुलना में क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वाष्पीकरण तो दोनों जगह समान ही होगा, वाष्पीकरण समान होगा, लेकिन यहाँ पर नदी का जल जो है वो कम गिरता है, उधर ज़्यादा गिरता है, तो इसी वजह से ध्यान रखना नदी का जल भी लवणता को। अब महासागरीय धाराओं की बात करें तो महासागरीय धाराओं से सीधा सीधा मतलब ये मान के चलिए कि मान लीजिए किसी क्षेत्र में जैसे महासागरीय धाराओं की क्या स्थिति बनती है, सिंपल सी बात है कि जैसे ये मान लीजिए महासागर है, ये क्या है, महासागर है, ठीक है, और महासागर के इस भाग पर मान लीजिए यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है, यहाँ पर सूर्य की किरणें कैसी है, सीधी है, यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी हैं और इधर सूर्य की किरणें कैसी हैं, तिरछी हैं, ठीक है। तो जब सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ेगी तो यहाँ तापमान क्या होगा, ज़्यादा होगा, और तापमान ज़्यादा होगा तो यहाँ पर वाष्पीकरण भी क्या होगा, वाष्पीकरण भी यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और वाष्पीकरण ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर लवणता कैसी होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं तो यहाँ पर तापमान कम, और तापमान कम तो वाष्पीकरण भी कम, वाष्पीकरण भी यहाँ पर क्या होगा, कम होगा, और वाष्पीकरण यहाँ पर कम होगा तो इस क्षेत्र में लवणता भी क्या होगी, कम पाई जाएगी। कम लवणता मतलब कम घनत्व, यहाँ पर जल कैसा होगा, कम घनत्व वाला जल होगा, और इधर की तरफ वाष्पीकरण ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पर जल का घनत्व कैसा होगा, जल का घनत्व अधिक होगा। तो जाहिर सी बात है अधिक घनत्व से जो हमेशा क्या होता है, कम घनत्व की ओर, तो जल में क्या होगी, गति होने लगेगी, जल में क्या होगी, गति होने लगेगी। इसी के कारण क्या होता है, महासागरीय धाराओं का जन्म होता है। तो ये कई सारे फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं किसको, लवणता को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखें। ये फिर थोड़ा सा ध्यान रखें कि भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण होता है, तो लवणता यहाँ ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ लवणता ज़्यादा नहीं होती है। इसका कारण क्या है कि यहाँ पर वाष्पीकरण के साथ साथ ध्यान रखना वर्षा भी ज़्यादा होती है, वर्षा की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखें। ये कुछ फैक्ट थे, और फिर मैंने विभाजित किया था सागरों को 3 भाग में, सामान्य से अधिक लवणता वाले, सामान्य लवणता वाले, और सामान्य से कम लवणता वाले सागरों के बारे में बात की थी। तो सामान्य लवणता वाले की बात करें तो इस सामान्य से अधिक वाले तो लाल सागर, भूमध्य सागर, फारस की खाड़ी, क्योंकि यहाँ वाष्पीकरण भी ज़्यादा हो रहा है, वर्षा ज़्यादा नहीं हो रही है, तो यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा लवणता हो जाएगी। सामान्य लवणता वालों में आपका आ जाएगा कैरेबियाई सागर, मैक्सिको की खाड़ी, चीन सागर, पीला सागर, जावा सागर, अरब सागर, ये सामान्य लवणता वाले हैं। और अगर हम बात करें सामान्य से कम, तो ध्रुवों की तरफ लवणता क्या होगी, सामान्य से कम होगी। तो लवणता से इसी तरह से प्रश्न आपका बनेगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे महासागरीय धाराओं के बारे में, ओशिनिक करेंट्स की उत्पत्ति कैसे होती है, कितने प्रकार की हैं, और कौन सी धारा किस महासागर में पाई जाती है, उसको लेकर चलेंगे। तो धन्यवाद सभी लोगों के जुड़ने के लिए, थैंक यू।